आज हम लोग चर्चा करेंगे अ, आपके कोड बीपीएससी 143 स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, भारत में राज्य राजनीति। इस में खंड हम 5 अर्थात पहचान की राजनीति के ऊपर चर्चा करेंगे। इस खंड में 2 इकाइयां हैं। इकाई नंबर 12 जिसका संबंध जात की आधारित राजनीति से है, जो जात आधारित पहचान है, धर्म आधारित पहचान है, उससे संबंधित है। इसी तरीके से जो अगली इकाई है, इकाई नंबर 13, उसका संबंध भाषाई एवं निर्जाति समूहों से है। साथियों, आप जैसा कि जानते हैं, देश और दुनिया में ऐसे तमाम सारे घटनाएं घटती हैं जिनका संबंध कहीं ना कहीं पहचान की रानी से जुड़ा हुआ होता है। तो हम इकाई नंबर 12 में ये चर्चा करेंगे भारत में खास तौर से जो दलित और पिछड़े वर्ग की राजनीति है वो किस तरीके की है। इसी तरीके से हम आगे चर्चा करेंगे कि जो जेंडर आधारित अर्थात महिलाओं से संबंधित जो पहचान की राजनीति है वो किस तरीके की है। साथियों, बिना जाति और जेंडर की पहचान के विशेषकर दलित, ओबीसी तथा महिलाओं के भारतीय समाज और राजनीति की कल्पना करना असंभव है। इसलिए हमें यह समझना आवश्यक है कि जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन को प्रभावित करने वाले वो तमाम सारे ऐसे कारक जिनका संबंध कमजोर वर्गों से है और उन कमजोर वर्गों की जो राजनीतिक चेतना है, उनकी जो राजनीतिक एकजुटता है, उसमें जो राजनीतिक लामबंदी होती है, उस लामबंदी के जवाब में राज्य किस तरीके से प्रतिक्रिया करता है और उनके जीवन स्तर को सुधारने को लेकर के किस तरीके के प्रावधान किए जाते हैं। आइए हम पहले चर्चा करते हैं कि ये जो पहचान की राजनीति है भारत में, वो आखिर में उसकी शुरुआत किस तरीके से हुई है और उसमें जो दलित हैं, जो ओबीसी हैं, जो महिला हैं और जो दूसरे निर्जाति अल्पसंख्यक हैं, उनकी जो राजनीति है वो किस तरीके से शुरुआत उसकी हुई है। साथियों, हम चर्चा करना चाहेंगे कि आखिर हम लोग दलित किसको कहते हैं और ये जो दलित शब्द है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। साथियों, दलित शब्द एक मराठी भाषा का शब्द है जिसका सीधा सा मतलब है टूटा हुआ और बिखरा हुआ। जो दलित शब्द है वो 1960 के दशक में एक तरीके से जो दलित साहित्य का आंदोलन चला था उसके बीच काफी लोकप्रिय हुआ और 1970 के दशक में महाराष्ट्र में एक संगठन का जन्म हुआ जिसको हम लोग दलित पैंथर के नाम से जानते हैं। दलित पैंथर ने दलितों को नए तरीके से परिभाषित करने का प्रयास किया था, जिसमें समाज के सभी वंचित समूहों, जिसमें कि एससी, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, जो नौ बौद्ध हैं, जो गरीब किसान हैं, मजदूर वर्ग है, महिलाएं हैं, उन सबको उसमें शामिल किया गया था। जो दलित शब्द है वो 1990 के दशक में उसकी एक अखिल भारतीय पहचान बनी, लेकिन इस शब्द को लोकप्रिय बनाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका थी वो राजनीतिक कार्यकर्ताओं की रही, शिक्षाविदों की रही और खासतौर से मीडिया जगत की रही। लेकिन हम देखते हैं कि जो दलित शब्द है उसका प्रयोग हम लोग अनुसूचित जाति, शेड्यूल्ड कास्ट के वर्गों तक ही हम उसको सीमित कर देते हैं। 1990 के दशक में जो सांस्कृतिक, राजनीतिक और साहित्यिक जो वाद विवाद हुआ उसमें हम देखते हैं कि दलित शब्द का प्रयोग अनुसूचित जातियों के संदर्भ में हम लोग करने लगे। तो हम देखते हैं कि दलित या जो शेड्यूल्ड कास्ट है, अनुसूचित जाति, वो एक दूसरे के प्रयोग पूरक के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। लेकिन अनुसूचित जाति और दलित शब्द, इन दोनों में बहुत अंतर है। दलित सामाजिक और राजनीतिक श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है,
जबकि अनुसूचित जाति का प्रयोग ज्यादातर प्रशासनिक और कानूनी श्रेणी में किया जाता है। अनुसूचित जातियों को न केवल समाज के निचले पायदान पर रखा गया, बल्कि उन्हें सदियों से अस्पृश्य अर्थात छुआछूत का भी उन्होंने दंश सहा। भारतीय संविधान में इन वर्गों के लिए कुछ सकारात्मक नीतियों का प्रावधान किया गया है और भारत सरकार अधिनियम 1935 में सबसे पहले अनुसूचित जाति श्रेणी का शुरुआत किया गया था, जिसमें सभी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए डिप्रेस्ड क्लास की जो अवधारणा है उसको अनुसूचित जातियों की अवधारणा में बदल दिया गया था। आजादी के बाद 1950 में संविधान के लागू होने के बाद अनुच्छेद 1970 के अंतर्गत छुआछूत को कानूनी तौर पर प्रतिबंधित कर दिया गया है और यदि कोई व्यक्ति छुआछूत करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो दलित सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जो मुद्दे हैं और उनकी जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी है, उस भागीदारी को बढ़ाने में, उनकी राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाने में, उनके आर्थिक मुद्दों को साधने में, उनके सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों को अक्षुण्ण रखने में कहीं न कहीं अनुच्छेद 17 ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथियों, भारत में सामाजिक तौर पर शोषित एवं गरीब होने के कारण से दलितों ने भारतीय समाज में बहुत सी समस्याओं का सामना किया है। उनमें बेइज्जती, अस्पृश्यता, महिलाओं का शोषण, तमाम सारे हम लोग मुद्दे गिना सकते हैं। हालांकि उनकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन आया है, लेकिन अभी भी उनके खिलाफ भेदभाव और अन्य समस्याएं अनवरत जारी है। राजनीतिक दलों तथा दलित संगठनों ने उनके मुद्दों की लामबंदी की और हम देखते हैं कि उनकी जो सामाजिक सांस्कृतिक पहचान हो, चाहे दलित राजनीतिक सशक्तिकरण का मामला हो या उनके आर्थिक अवसरों को बढ़ाने की बात हो, तमाम तरीके के जो सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता रहे और यहाँ तक कि राज्य भी उनके अधिकारों को लेकर के बहुत ही मुखर हुआ है। साथियों, थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से स्वतंत्रता के पहले, आज़ादी के पहले जो दलित लामबंदी थी वो हुई। गेल ओम्बेड की एक किताब है दलित एंड द डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन करके, उसमें उन्होंने बताया है कि आज़ादी के पहले जो हम देखते हैं कि जो आंदोलन चला वो 4 प्रकार की लामबंदियों की बात करते हैं। पहली लामबंदी वो बताते हैं कि महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले द्वारा चलाया गया जो सत्यशोधक आंदोलन था, उन्होंने सत्यशोधक समाज बनाया था। उसमें उन्होंने यह आह्वान किया था कि बिना किसी ब्राह्मण पुजारी के सभी समारोहों, शादी समारोहों तथा अन्य धार्मिक परंपराओं को जो कृषक परंपरा से मनाने की वकालत की थी। सावित्रीबाई फुले ने आधुनिक भारत में महिलाओं के लिए, खासकर लड़कियों के लिए प्रथम स्कूल की शुरुआत की थी तथा मुस्लिम एवं अछूत लड़कियों के लिए शिक्षा पर काफी जोर दिया था। और इसमें जेंडर जो समानता है वो इसमें इस बात में, इस आंदोलन में, ये जो पहली जो गेल ओम्बेड की किताब है, जो पहले प्रकार का लामबंदी है दलित लामबंदी, उसमें जो जेंडर समानता है उस पर जोर दिया गया। इसी तरीके से साथियों, जो दूसरा लामबंदी है जिसका गेल ओम्बेड ने जिक्र किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि जो ईबी रामास्वामी नायकर थे, जिन्हें हम लोग पेरियार के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी में आत्मसम्मान आंदोलन चलाया। इस आंदोलन ने दक्षिण भारत में जात विरोधी चेतना को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी और इस पे हम लोग पिछले इकाई में चर्चा कर चुके हैं। इस आंदोलन ने एक जो जात विरोधी जो चेतना है और एक न्यायपूर्ण समाज बनाने की जो दलित चेतना है उस पे उन्होंने इस पे चर्चा की थी। साथियों, जो गेल ओम्बेड ने तीसरा लामबंदी की बात की है उसे नामशूद्र आंदोलन या चांडाल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। उन्होंने नामशूद्र आंदोलन के बारे में बताया है
कि बंगाल प्रेसिडेंसी में बंगाली समाज में निम्न जातियों को एकजुट करने की कोशिश की गई थी। इसी तरीके से जो चौथा लामबंदी थी, उसमें पंजाब में आदि धर्म आंदोलन चलाया गया, जिसमें अछूत पहचान को अलग करके बताया गया, चाहे वो धर्म हो, धर्म के आधार पर हिंदू, सिख या मुसलमान हो, उनमें जो अछूत वर्ग थे, जो अछूत की श्रेणी में आते थे, उनके लिए ये आदि धर्म आंदोलन चलाया गया था। साथियों, 1920 की सदी में हम देखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने अछूतों के लिए, एक खास तौर से जिन्हें हम लोग डिप्रेस्ड क्लास कहते हैं, उन्होंने एक आंदोलन की शुरुआत करी। डॉक्टर अंबेडकर ने गोलमेज सभा में डिप्रेस क्लासेस के लिए एक पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की थी, जिसे औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार ने मान भी लिया था। लेकिन हम सब जानते हैं, इतिहास का विषय है, 1932 में जो पूना पैक्ट हुआ, उस पर गांधी और अंबेडकर ने जो दस्तखत किए थे, उसमें पृथक निर्वाचन क्षेत्र के बजाय संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों का प्रावधान किया गया। इसने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को राज्य विधानसभा या केंद्रीय संसद में प्रतिनिधित्व प्रदान किया। 1936 में अंबेडकर ने विभिन्न जातियों की मजदूर वर्गों को संगठित करने के उद्देश्य से एक पार्टी की भी स्थापना की थी, जिसकी विचारधारा साम्यवादी विचारधारा थी, जिसे इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी नाम दिया गया था। फिर डॉक्टर अंबेडकर ने 1942 में ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन AISCF का गठन किया और इवन अपने मृत्यु के पहले 6 दिसंबर 1956 को उन्होंने यह घोषणा की थी कि वो एक नई पार्टी रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया बनाएंगे। और उनके निधन के बाद हम देखते हैं कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में उनके जो फॉलोअर्स थे, उनके जो अनुयायी थे, उन्होंने रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना भी की। साथियों, अपनी ऐसी काल के बाद से भारत में जो दलित आंदोलन चला, उसमें हम देखते हैं कि भारत के विभिन्न राज्यों में दलितों की पहचान संबंधित जो सवाल थे, उनकी लामबंदी, उनकी राजनीतिक लामबंदी का काम शुरू हो गया। उनकी लामबंदी की सीमा और पैटर्न असमान रहे हैं। आज़ादी के बाद के दौर हम देखते हैं कि दलित लामबंदी के सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण हम महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश में रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के गठन से जोड़कर देख सकते हैं, तथा 1950 और 70 के दशक में जो महाराष्ट्र में खासतौर से एक मजबूत संगठन उभर के सामने आया था, जिसे हम लोग दलित पैंथर कहते हैं। 1980 के दशक में उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का उदय हुआ और हम देखते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के उदय के साथ से उसकी राज्य में भूमिका तथा 1990 के दशक में कुछ राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक जो हिंसाएं हुई, उसमें दलितों की लामबंदी मुखर हुई और एक राष्ट्रीय स्तर पर दलित पहचान स्थापित करने की कोशिश की गई। साथियों, 1956 में अंबेडकर की मृत्यु के बाद से जो उनके अनुयायियों ने 1957 में जो रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया बनाई, वो AICSF जो ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन संगठन था, उसको भंग करने के बाद बनाया गया था, जो पहले डॉक्टर अंबेडकर ने स्थापित किया था। RPI का महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में दलित एवं वंचित जातियों में मजबूत आधार था। इसने जात आधारित अन्याय से लड़ने और भूमि सुधारों को लागू करने की वकालत की। RPI के नेता एवं कार्यकर्ता वंचित समुदाय के पहली पीढ़ी के जो शिक्षित लोग थे। उत्तर प्रदेश में जो रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया ने विपक्षी दलों के साथ तालमेल करके मूल्य वृद्धि के खिलाफ, खाद्यान्न की कमी के खिलाफ, जो तमाम सारी दूसरी समस्याओं के खिलाफ लोगों को लामबंद करने का काम किया। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासतौर पे 1950 और 60 के दशकों में एक मजबूत पार्टी बनकर उभरी थी। हालांकि बाद में 1970 के दशक आते आते रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया का अस्तित्व लगभग समाप्त हो चुका था और
इसका प्रमुख कारण यह था कि जो रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के जो बड़े नेता थे, बीपी मौर्य, उन्होंने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी में वो शामिल हो गए थे। इसके चलते जो रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया का अस्तित्व लगभग नगण्य सा हो गया। इसी तरीके से महाराष्ट्र में जो पहली पीढ़ी जो शिक्षित थी और दलित युवाओं को आकर्षित कर रही थी, वह दलित नेतृत्व खासतौर कांग्रेस और रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया में से काफी असंतुष्ट थी। महाराष्ट्र में दलितों के अंदर सांस्कृतिक आंदोलन की शुरुआत हो गई थी और इस आंदोलन की शुरुआत एक साहित्यिक पत्रिका अस्मिता दर्श नाम की पत्रिका के प्रकाशन के साथ हुआ था। इस पत्रिका में रेडिकल गीत, जाति आधारित शोषण की कहानियां तथा अन्य आत्मकथाएं प्रकाशित होने लगे और यह पत्रिका साहित्यिक मंडलियों में लामबंदी का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गई थी। यह पत्रिका सारे लेख एवं कहानियां जो छापती थी उसमें डॉक्टर अंबेडकर के जीवन और विचारों से उससे प्रेरणा ली गई थी। बाबूराव बगुल, गंगाधर पंतवाने जैसे प्रसिद्ध मराठी लेखक के आंदोलन में काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। साथियों, उस समय कुछ काफी युवा कवियों जैसे नामदेव ढसाल, राजा ढाले, जेबी पवार, अर्जुन डांगले, अरुण कांबले इत्यादि लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर से प्रेरणा लेकर और अमेरिका के ब्लैक पैंथर फॉर सेल्फ डिफेंस से प्रेरणा लेकर 1972 में दलित पैंथर का गठन किया था। हालांकि यह पार्टी बहुत कम समय तक अस्तित्व में रही, लेकिन इसने दलित आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान की। दलित पैंथर को अंबेडकर के बाद के समय दलित आंदोलन का सबसे अधिक मुखर संगठन कहा जाता। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया तथा दलित पैंथर दोनों की कुछ खामियां भी थी। 1970 के दशक तक हम देखते हैं कि दलित आंदोलन में विशेष रूप से महाराष्ट्र में एक गैप सा दिखा और वो गैप के तमाम सारे कारण थे, जैसे नेतृत्व विहीन होना और साथियों का अलगाव होना। साथियों, इसी तरीके से वाम सेफ और DS4 और बहुजन समाज पार्टी के बारे में थोड़ा सा हम जिक्र करेंगे। हालांकि रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया और दलित पैंथर जैसे जो दलितों के राजनीतिक और सांस्कृतिक संगठन थे, वो 1970 के दशक मध्य तक उसमें एक गिरावट आई, लेकिन दलितों में सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया जारी रही। यह प्रक्रिया डॉक्टर BR अम्बेडकर के जीवन और विचारों से प्रभावित हुई और इसकी व्याख्या अम्बेडकरीकरण की अवधारणा के द्वारा की जा सकती है। बड़ी संख्या में दलित कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों ने डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन और विचारों के विषय में दलित वर्ग को शिक्षित करने का निरंतर प्रयास किया। उन्हें सामाजिक रूप से दलितों के नेतृत्व वाली पार्टी बनाने की जरूरत थी, जिसका मुख्य एजेंडा सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन था। 14 अप्रैल 1984 को कांसीराम द्वारा बहुजन समाज पार्टी का गठन किया गया था, जो कि दलितों और सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन तथा राजनीतिक बदलाव के लिए समर्पित थी। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांसीराम पंजाब में पैदा हुए थे और जैसा कि आप जानते हैं कि आज भी देश में सबसे अधिक अनुसूचित जाति की जो आबादी है वो पंजाब राज्य में है। कांसीराम वहां से पंजाब से निकल करके उत्तर प्रदेश आए और उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के गठन को लेकर के काफी सचेत हुए और बहुजन समाज पार्टी की स्थापना के साथ साथ उसको सत्ता में पहुंचाने का काम किया। लेकिन कांसीराम जी अपनी शुरुआत महाराष्ट्र से उन्होंने किया था। सबसे पहले उन्होंने वाम सेफ अर्थात बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉयज फेडरेशन की स्थापना की थी। वाम सेफ ने केंद्रीय सरकार के पिछड़ों और दलित अल्पसंख्यक समाज के कर्मचारियों को लामबंद किया। बाद में उसका नाम बदलकर उन्होंने दलित शोषित समाज संघर्ष समिति अर्थात DS4 के नाम में उन्होंने परिवर्तित कर दिया। अंत में 1984 में कांसीराम ने एक राजनीतिक पार्टी बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की, जिसका मूल उद्देश्य बहुजन समाज को लामबंद करके चुनावी प्रक्रिया के द्वारा सत्ता हासिल करना था। साथियों, BSP की परिभाषा के अनुसार बहुजन समाज के
बहुसंख्यक समुदायों, दलितों, ओबीसी, धार्मिक अल्पसंख्यकों से मिलकर बना है और इसमें उच्च जातियों खासकर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को सीमांत किया गया है। 1985 में चुनावी राजनीति में प्रवेश करने के बाद से 1990 के दशक और 2010 के दशक के शुरू के वर्षों तक हम देखते हैं कि बीएसपी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक प्रभावशाली दलों में से एक थी। बहुजन समाज पार्टी ने पहले समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में गठबंधन सरकार की बनाई थी। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती बीजेपी के समर्थन से उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री भी बनी। विभिन्न बसपा सरकारों ने दलितों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई। खासतौर से हमने पिछले यूनिट में चर्चा किया था कि किस तरीके से अंबेडकर गांवों के बारे में विशेष तरीके से फोकस किया गया। बहुजन समाज पार्टी ने सामाजिक न्याय के पक्षधर दलितों के महापुरुषों की यादगार में स्मारक बनवाए अपनी सरकार के दौरान। हालांकि दलितों की जो भागीदारी जो चुनावी राजनीति में बढ़ी है, इसमें हम एक रूपता नहीं देखते, लेकिन दलित लामबंदी के बहुत सारे उदाहरण हैं जहां पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहचान, मानव अधिकारों की रक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। साथियों, इसी तरीके से जैसा कि दलित और अनुसूचित जाति के अवधारणाओं के बारे में हमने चर्चा की, इसी तरीके की अवधारणा ओबीसी के बारे में भी है। हम देखते हैं कि अनुसूचित जातियों में वे जातियां आती हैं जिन्होंने अस्पृश्यता का अनुभव किया है तथा अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं में वंचित रहे। अनुसूचित जातियां जो हैं उनके अलावा भी पिछड़े वर्ग हैं जिन्हें हम अन्य पिछड़ा वर्ग या वो जातियां जो सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़े हैं उनको हम कहते हैं। लेकिन जो ओबीसी तबका है वो अनुसूचित जातियों से इसलिए भिन्न है क्योंकि पिछड़े वर्गों के साथ छुआछूत जैसी समस्या नहीं है। उनके साथ छुआछूत जैसी भेदभाव नहीं किया जाता है। हम देखते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4) के अनुसार इनका सरकारी संस्थाओं के पदों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होता है। ओबीसी ऐसा समूह है जिसमें कई प्रकार की जातियां शामिल हैं जिन्हें सामाजिक और तौर पर वर्गीकृत किया जा सकता है और वो परंपरागत तौर पर जाति आधारित व्यवसाय करते हैं। सामाजिक स्तरीकरण के आधार पर ओबीसी वर्गों में वे जातियां आती हैं जिनका स्थान सामाजिक अनुक्रम के मध्य में होता है। इस प्रकार ओबीसी वर्ग विभिन्न जातियों का प्रतिनिधित्व करता है और एक तरीके से ये बहुत ही कहेंगे कि बहुत ही स्पष्ट रूप से परिभाषित ये वर्ग नहीं है। इस वर्ग में हमेशा जातियां इस वर्ग से बाहर जाती हैं, इस वर्ग में शामिल होना चाहती हैं और इस वर्ग से निकल करके दूसरे वर्गों में शामिल होने की कोशिश भी करती रहती हैं। साथियों, जो जजमानी व्यवस्था रही है भारतीय समाज की, उसमें सबसे ऊपर उच्च जातियों को रखा गया और उसके नीचे उन जातियों को रखा गया जो सेवाएं प्रदान करती हैं। जो मध्यवर्गीय जातियां हैं उनका परंपरागत व्यवसाय खासतौर से कृषि से संबंधित है, जबकि उनके जो नीचे की जातियों का कार्य है वो सेवाएं देने का काम था। तो हम देखते हैं कि जो ओबीसी वर्ग है इसमें भूस्वामी ओबीसी भी आते हैं और अति पिछड़े एमबीसी या एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट भी आते हैं। कुछ राज्यों में सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े वर्गों की मांग है कि उन्हें अति पिछड़े वर्गों की पहचान मिलनी चाहिए। हालांकि कुछ राज्य में उन्हें अति पिछड़े वर्ग का दर्जा भी दिया जा चुका है और ये हमेशा जातियां ये ओबीसी, एमबीसी और ईबीसी के डिवीजन को लेकर के बहुत ही संवेदनशील होती हैं और इस पर हम आगे अभी चर्चा करेंगे। बिहार जैसे राज्यों में इस तरीके से ओबीसी को कैटेगरी में बांटा गया है, एमबीसी में, ओबीसी में, ईबीसी में बांटा गया है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि व्यवसाय और सामाजिक स्थिति के अनुसार जो जातियां ओबीसी में शामिल हैं
वे कृषक या मध्य वर्ग जातियां की हैं। और इसमें जो सामाजिक स्तर है, इन सामाजिक स्तर पे इनकी तुलना तुलना जो है निम्न श्रेणियों में भी आती है। तो तुलनात्मक रूप से निम्न जातियां परंपरागत व्यवसायों से संबंधित है, जिन्हें जजमानी व्यवस्था द्वारा परिभाषित किया गया है। इसमें नाई, बढ़ई, कुम्हार, पानी खींचने वाले, ऐसे तमाम सारी जातियां शामिल हैं। इनकी जातियों के नाम और उनकी संख्या अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। यहाँ पे मैं बता दूं कि तुलनात्मक रूप से जो निम्न जातियों को अलग अलग राज्यों में ओबीसी की श्रेणी में रखा गया है, जबकि सभी मध्य वर्ग तथा कृषक जातियों को केंद्रीय ओबीसी की सूची में रखा गया है। मध्य वर्ग की जातियां जिनके पास जमीन है वो कृषक जातियां हैं, जैसे कि यादव, गुर्जर, कोरी, कुर्मी, जाट जैसी जातियां उत्तर भारत के राज्यों में, खासतौर से दिल्ली, यूपी, बिहार और राजस्थान में हमको दिखाई देते हैं। इसी तरीके से बोकालिंगा और लिंगायत कर्नाटक में, ऐसे दक्षिण भारत में बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे आपको जिन्हें ओबीसी की श्रेणी में रखा गया। ऐसे कुछ जाति के समूह आंध्र प्रदेश में जैसे कापू, गुजरात में पटेल तथा महाराष्ट्र में मराठा की मांग कर रहे हैं। अभी मराठा आरक्षण को लेकर के आपने देखा कि महाराष्ट्र में किस तरीके से बड़ा सा आंदोलन हुआ था, और उनकी ये मांग है कि मराठा जातियों को ओबीसी में शामिल किया जाए और ओबीसी का आरक्षण का जो लाभ मिलता है वो मराठा जातियों को भी मिले। साथियों, वे विभिन्न जातियां जो ओबीसी में आती हैं, राज्य की नीतियों और उनके अपने बदलाव से प्रभावित हुई हैं। 1950 के दशक से मध्य वर्ग की जातियों या ओबीसी को भूमि सुधार का लाभ मिला। भूमि सुधारों ने जमींदारी व्यवस्था समाप्त कर किसानों और राज्य के बीच बिचौलियों को समाप्त कर किसानों को जमीन का मालिक बना दिया। हालांकि सभी राज्यों में भूमि सुधार का उन पर एक समान प्रभाव नहीं था, लेकिन अलग अलग राज्यों में भूमि स्वामी या मध्य जातियों के वर्ग को भूमि सुधार से लाभ मिला है। कुछ अन्य राज्यों में ये जातियां भी हरित क्रांति की लाभार्थी रही हैं। 1970 तक मध्यवर्गीय कृषक जातियां काफी सशक्त एवं राजनीतिक तौर पर मुखाबिर रहीं और उन्हें शैक्षिक और राजनीतिक परिचर्चा में कई नामों से जाना जाता है। मध्य वर्ग कृषक, अमीर किसान, कुलक या बुलक कैपिटलिस्ट जैसे नामों से हम लोग संबोधित करते हैं। जैसा कि ओबीसी वर्ग सामान्यतः मध्यम या निम्न जातियों और वर्गों से संबंध रखती है, उन्हें राम मनोहर लोहिया से प्रेरित समाजवादियों ने लामबंद किया था। समाजवादियों का प्रमुख उद्देश्य ओबीसी वर्ग को सशक्त करना था और इसका एक प्रमुख तरीका था उन्हें लोक संस्थाओं में आरक्षण के माध्यम से प्रतिनिधित्व देना। समाजवादियों के साथ किसान नेता चौधरी चरण सिंह ने भी पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की वकालत की थी, जिनमें ज्यादातर खेतिहर थे, और चौधरी चरण सिंह बड़े किसान नेता थे, देश के प्रधानमंत्री थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे, और अभी हाल की सरकार ने उन्हें भारत रत्न सम्मानित किया है। साथियों, हम चर्चा करेंगे कि जो ओबीसी वर्ग है उसके खासतौर से मुद्दे कौन से थे। साथियों, ओबीसी वर्गों के जो मुख्य मुद्दों में नए जात समूहों को ओबीसी में शामिल करने की मांग है। इन मांगों में अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी, ईबीसी द्वारा ओबीसी कोटे में विभाजन की मांग है। कुछ पिछड़ी जातियों द्वारा उनको एससी एसटी समुदाय में शामिल करने की मांग की जाती है। कुछ जातियों के सांस्कृतिक प्रतीकों की पहचान की मांग की जाती है, जैसे उनके महापुरुषों को भारत रत्न देने की मांग। और हमने अभी चर्चा किया किस तरीके से जो पिछड़े वर्ग के तमाम सारे ऐसे पॉलिटिकल पार्टियां या समूह रहे हैं जिन्होंने अपने नेताओं को भारत रत्न देने की मांग की थी, जैसे बिहार में कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री रह चुके थे, उनको अभी केंद्र सरकार ने भारत रत्न दिया है। और उसी तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके या देश के प्रधानमंत्री रह चुके चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की मांग कई वर्षों से मांग थी, और जिसको सरकार ने उस मांग को मान लिया। तो ये जो प्रतीक हैं
जो सांस्कृतिक पहचान है, जो अपने महापुरुषों को से जोड़ करके अपने को देखने की एक तरीके से लालसा है, ये मांगे जो हैं, ये इस वर्ग की रही। इन मांगों में महापुरुषों की जो जयंती है, उस पर सार्वजनिक छुट्टी की भी मांग जारी रहती है। कई राज्यों में, जैसे महाराष्ट्र में मराठाओं को देखें, गुजरात में पटेल, या राजस्थान में हम देखते हैं, या हरियाणा के जो जाट हैं, आंध्र प्रदेश के कापू हैं, द्वारा ये जो जातियां हैं अपने अपने राज्यों में ओबीसी की सूची में अपने को डालने की मांग करती रही। राजस्थान में तो गुर्जर समाज एसटी में शामिल होने की मांग करता रहा है, और पिछले वर्षों में आपने देखा होगा कि गुर्जर समाज इस मांग को लेकर के काफी आंदोलित भी हुआ था। साथियों, विशेषकर उत्तर प्रदेश में अति पिछड़ा वर्ग के लोग ओबीसी कोटे को कर्पूरी ठाकुर फार्मूला के तहत ओबीसी को बांटने की मांग करते हैं। कर्पूरी ठाकुर फार्मूला बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर, उनके नाम से जाना जाता है। इस फार्मूले के तहत ओबीसी कोटे का अति पिछड़े वर्गों में तथा प्रभावशाली वर्गों में विभाजित करने की मांग रही है। सरकार ने इन मांगों पर अलग अलग प्रतिक्रिया दी है। कुछ राज्यों की प्रतिक्रिया के हम उदाहरण यहाँ पेश करेंगे। राजस्थान में 1999 में 2 जिलों को छोड़कर, धौलपुर और भरतपुर को छोड़कर, और 2000 में, सन 2000 में दिल्ली और यूपी में भी जो राज्यों की ओबीसी सूची है, उसमें जाटों को शामिल किया गया। 2014 में महाराष्ट्र में सरकार ने मराठा समुदाय को ओबीसी का स्टेटस दिया, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने 2021 में इस पर रोक लगा दिया था। उत्तर प्रदेश में ओबीसी कोटे में विभाजन के सवाल पर राज्य में कांग्रेस सरकार ने 1975 में छेदीलाल साथी आयोग का गठन किया था, और 2001 में राजनाथ सिंह की भाजपा सरकार ने हुकुम सिंह के लीडरशिप में एक हुकुम सिंह समिति का गठन किया था। उत्तर प्रदेश में विभिन्न सरकारों ने, चाहे वो मायावती की सरकार रही हो, मुलायम सिंह यादव की सरकार रही हो, या योगी आदित्यनाथ की सरकार अभी वर्तमान की हो, कुछ पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों में शामिल करने का प्रयत्न किया, लेकिन कानूनी या राजनीतिक कारणों से कई जो अति पिछड़ी जातियां हैं, उनको अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों में की सूची में शामिल नहीं किया जा सका। जहां पर इस राज्य में 5 अन्य जातियों को विशेष पिछड़े वर्ग का दर्जा दिया गया था। इसके अंतर्गत ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत एक विशेष प्रतिशत कोटा आवंटित किया गया था। तमिलनाडु में कुछ जातियों को अति पिछड़े वर्ग का दर्जा भी दिया गया। साथियों, यहाँ पर पिछड़े वर्ग की रानी से संबंधित मामला हो और मंडल कमीशन की रिपोर्ट पे चर्चा न हो, संभव नहीं है। हम देखते हैं कि दक्षिण भारत में ओबीसी की लामबंदी उत्तर भारत में जो ओबीसी की लामबंदी है उससे बहुत पहले हो चुकी थी। अलग अलग समय में विभिन्न राज्यों में, हालांकि जन संस्थाओं में ओबीसी आरक्षण बहुत पहले 1970 के दशक तक लागू हो गया था, लेकिन अखिल भारतीय स्तर पे 1990 में इसे विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करके किया था। वास्तव में मंडल आयोग की रिपोर्ट को इसके 1980 में जमा करने के बाद लगभग 1 दशक के बाद ही लागू किया गया। मंडल आयोग का गठन जनता पार्टी की सरकार ने किया था। तब के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। क्योंकि मोरारजी देसाई की सरकार में ओबीसी का प्रतिनिधित्व अधिक था, इसी कारण मंडल आयोग का गठन किया गया था। वास्तविक अर्थ में मंडल आयोग की रिपोर्ट में पहली बार अखिल भारतीय स्तर पर ओबीसी को आरक्षण देने की सिफारिश की गई थी। हालांकि 1950 में भारतीय संविधान लागू होने के बाद अनुच्छेद 340 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वे सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए एक आयोग का गठन करें। 1951 में संविधान के प्रथम संशोधन के बाद अनुच्छेद 15(4) के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए भी कुछ कदम उठाए जाएं, जैसे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए उठाए गए हैं। इसके लिए 1953 में काका कालेलकर, जो कि एक बड़े, आप जानते हो, गांधीवादी नेता थे और कांग्रेस पार्टी के नेता थे, उनकी अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। काका कालेलकर ने अपनी रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत की और भारत में
इसने 3000 से अधिक सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े समुदायों की पहचान की थी। लेकिन केंद्र सरकार ने काका कालेलकर आयोग की सिफारिश को इसलिए नामंजूर कर दिया क्योंकि जो काका कालेलकर आयोग था उसने ठीक तरीके से सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान नहीं की थी। इसीलिए बीपी मंडल की अध्यक्षता में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग स्थापित किया गया था और बीपी मंडल की अध्यक्षता वाले दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग ने लगभग 4000 पिछड़ी जातियों तथा वर्गों की पहचान की और अन्य पिछड़े वर्ग को अखिल भारतीय स्तर पर 27% आरक्षण लागू करने की सिफारिश की थी। लेकिन मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। सर्वोच्च न्यायालय ने इंदिरा शाहनी बनाम भारत संघ में यह निर्णय दिया कि ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर को आरक्षण के लाभ से बाहर रखकर आरक्षण लागू किया जा सकता है। साथियों, क्रीमी लेयर का अर्थ है कि ओबीसी में शामिल उन व्यक्तियों से है जिनका वार्षिक आय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आय से अधिक हो। इस आय में समय समय पर बदलाव किया जाता रहता है। 2005 में 93वें संशोधन अधिनियम के अंतर्गत एक अलग खंड अनुच्छेद 15 में जोड़ा गया। इस अनुच्छेद 15(5) के अंतर्गत यूपीए प्रथम की सरकार जो मनमोहन सिंह के नेतृत्व में थी, उन्होंने ओबीसी वर्ग के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान किया था। इसे हम सामान्यतः मंडल 2 के नाम से भी जानते हैं। साथियों, इसी तरीके से दलित और ओबीसी के समुदाय की हम लोग चर्चा करने के बाद हम महिलाओं के बिना, उनके चर्चा के बिना हमारा ये पहचान की राजनीति पे आगे बढ़ना संभव नहीं है। पूरी दुनिया में लगभग आधी आबादी महिलाएं हैं और भारत में वंचित वर्ग से संबंध रखने वाली महिलाएं कई प्रकार के भेदभाव का सहन करती है, जैसे कि पिता की संपत्ति में अधिकार से वंचित रहना, लिंग आधारित असमानता, नौकरी के चयन में समानता या स्वतंत्रता की कमी, शादी का निर्णय या जीवन जीने की स्वतंत्रता की कमी तथा राजनीतिक संस्थानों में प्रतिनिधित्व की कमी। ये तमाम सारे मुद्दे हैं और हालांकि भारत में हाल के दिनों में काफ़ी परिवर्तन भी आया है। विशेषकर हम देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी सुधार हुआ है, रोजगार के अवसर महिलाओं के लिए बढ़े हैं और इवन जो स्थानीय निकाय हैं उनमें महिला प्रतिनिधित्व बढ़ा है। खासतौर से 73वां और 74वां संविधान संशोधन के बाद से एक बड़ा परिवर्तन भारत में दिखाई देता है। फिर भी भारत में महिलाओं के अधिकारों से संबंधित मुद्दे, शैक्षिक और राजनीतिक जो बहस है वो आज भी बहस का मुद्दा है। कई नेता एवं संगठन महिलाओं के मुद्दों को उठाने में शामिल हैं। महिलाओं की समस्याओं को हल करने का प्रयास स्वतंत्रता के बाद हम देखते हैं कि तो होता ही रहा है। उसके पहले भी तमाम सारे समाज सुधारकों ने महिला विरोधी सामाजिक बुराइयों या कुरीतियों का विरोध किया। 19वीं सदी में सामाजिक सुधारकों ने महिलाओं के मुद्दों की तरफ ध्यान दिया। जैसे आप सब जानते हैं, सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह इत्यादि पे रोक लगाया गया और एक पितृसत्तात्मक जो समाज है, जो पितृसत्तात्मक मूल्य हैं, उसके खिलाफ तमाम सारी महिला नेत्रियों ने अभियान चलाया, चाहे वो सावित्रीबाई फुले हों, फातिमा शेख हों, पंडिता रामाबाई हों। इन तमाम सारी महिला जो लीडर हैं, इनके प्रयासों को आप लोग पढ़ सकते हैं। साथियों, ऐसे तमाम सारे महिलावादी आजकल जो महिलाओं की पहचान की जो राजनीति है, महिलाओं से संबंधित जो मुद्दे हैं उसको उठाने का काम कर रहे हैं। खासतौर से आप देखते हैं, चाहे वो चिपको आंदोलन हो, चाहे शराबबंदी आंदोलन रहा हो या मूल्य वृद्धि के खिलाफ आंदोलन हो, ये सारे आंदोलन में एक चीज कॉमन रही है कि महिलाओं की भागीदारी जेंडर समानता को लेकर के और नारी स्वतंत्रता को लेकर के कहीं ना कहीं वो इन आंदोलनों में शामिल रही हैं। निर्भया जो कांड हुआ था दिल्ली में 2012 में, आप जानते हैं, उसके बाद से जो महिला हिंसा है उसको लेकर के हम देखते हैं, खासतौर से यौन अपराध है उसको लेकर के कानून लाया गया। कार्यस्थल पे महिलाओं के साथ यौन अत्याचार अधिनियम 2013 आप लोग जान सकते हैं। इसी तरीके से घरेलू हिंसा
के खिलाफ कानून 2005 में सरकार ऑलरेडी बना चुकी है। तो ये तमाम सारे सार्थक प्रयास ये तभी संभव हो सके हैं जब तमाम सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने महिलाओं के अधिकारों को, महिलाओं की पहचान की जो राजनीति है उसको लेकर के आंदोलनरत रहे। इसी तरीके से महिलाओं के जो पहचान की राजनीति हम देखते हैं कि एच.डी. देवेगौड़ा जब देश के प्रधानमंत्री थे 1996 में, तो संयुक्त मोर्चा की जो सरकार थी उसमें संसद में महिला आरक्षण विधेयक प्रस्तुत किया गया और महिला आरक्षण को लेकर के समय समय पर आप देखते हैं कि आंदोलन चलते रहते हैं, महिलाएं मांग उठाती रहती हैं। तो साथियों, आज हमने पहचान की राजनीति में दलित, ओबीसी और महिला पहचान की राजनीति पर हमने चर्चा की। हम आगे चर्चा करते हैं कि जो देश में, भारत में भाषाई और जो निर्जाति जो समूह हैं उनकी जो पहचान की जो राजनीति है वो किस तरीके की है। आइए इस पर चर्चा करते हैं। पहले तो हमें समझते हैं कि एक भाषाई और एक निर्जाति समूह का अर्थ क्या है। भाषाई और निर्जाति समूह ये दोनों सामूहिक पहचान है। एक भाषाई समूह उन लोगों का एक समूह है जो यह महसूस करते हैं कि वे एक सामान्य भाषा साझा करते हैं। इसी तरीके से जो निर्जाति समूह है यह उन लोगों का समूह है जो यह सोचते हैं कि वे जीवन के कई पहलुओं जैसे कि धर्म, भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराएं, जाति, नस्ल, अर्थव्यवस्था इत्यादि में समानताएं साझा करते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो भाषाई समूह है एकमात्र कारक भाषा पर बना है, जबकि जो निर्जाति समूह है वो बहुत सारे कारकों के आधार पर बना है। आमतौर पे जो भारतीय संस्थानों में जो भारतीय विद्वान हैं और जो अमेरिकी और यूरोपीय संस्थानों में जो विद्वान हैं उनमें एकल और बहुकारक गठजोड़ से संबंधित जो पहचान की जो समझ है उसको लेकर के भिन्नता दिखती है। हम देखते हैं कि जो एकल भाषाई समूह है जैसे कि तमिल, तेलुगु, हिंदी भाषा के आधार पर जैसे जो एकल कारक भाषा के आधार पर स्थित है, वहीं जो जाति का आधार जो पहचान है जैसे दलित, ओबीसी, उच्च जाति या ब्राह्मण या राजपूत, वो एक कारक के रूप में जाति या जाति समूह के आधार पर गठित पहचान है और वे निर्जाति समूहों को कई कारकों के आधार पर बनाए गए समूह मानते हैं। जैसे नागा या मिजो समूह इतिहास, भूगोल इत्यादि के आधार पर हम देखते हैं कि हम विभिन्न संस्कृति, रीति रिवाज के आधार पर हम नागा या मिजो की पहचान जैसे जातियों की पहचान है। ऐसे ही तमाम सारे ऐसे क्षेत्रों में अलग अलग बहुत सारे कारक मिलाकर के एक पहचान बनाते हैं। साथियों, जो भारत में भाषाई समूह है उसमें हम देखते हैं कि मातृभाषा, बोली और जो सरकारी भाषा है इस आधार पर हम कई भागों में भाषा के आधार पर भारत को बांट सकते हैं। मातृभाषा वह भाषा है जो हम बचपन से सीखते हैं। बोली वह है जो किसी समुदाय द्वारा एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में प्रयोग की जाती है। आधिकारिक भाषा वह है जिसे आधिकारिक तौर पर मान्यता प्रदान किया गया है, जिसे हम राजकाज या सरकारी कामकाज या शैक्षणिक संस्थाओं में प्रयोग करते हैं। अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषा है और भाषा के आधार पर जो समूह पहचाने जाते हैं उन्हें हम भाषाई समूह कहते हैं, जैसे तेलुगु, तमिल, पंजाबी, कन्नड़ भाषी लोग। अखिल भारतीय स्तर पर हिंदी सरकारी भाषा है। इसका मतलब यह है कि सभी सरकारी कार्यों में जो कि केंद्र सरकार से संबंधित हो उनमें हिंदी का ही प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार सभी राज्यों में अपनी अपनी सरकारी भाषा का ही प्रयोग किया जाएगा। कुछ राज्यों में एक से अधिक सरकारी भाषा है। आशा सारंगी की एक बुक है लैंग्वेज एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, उसमें उन्होंने भाषा और राजनीति के बीच जो संबंधों की है चर्चा की है और उन्होंने ये प्रकाश डाला है कि भाषा वर्गीकरण का प्रथम जो सर्वे 1903 से 1923 के बीच में औपनिवेशिक भारत में जॉर्ज ग्रिशन द्वारा किया गया था और सर्वे की रिपोर्ट 12 खंडों में प्रकाशित हुई और इनका नाम लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया भी
हम लोग जानते हैं। उस सर्वे में 79 भाषा जो 544 बोलियों की पहचान की गई थी और 1881 से भारत में मातृभाषा में काफी अंतर देखा गया है। 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में करीब 1652 भाषाएं थीं, जिन्हें 114 मातृभाषाओं के समूह में बांटा गया था। 1991 की 51 की जनगणना के अंतर्गत कई बोलियों को हिंदी बोलियों में संदर्भित किया गया था, जैसे मैथिली, भोजपुरी और मगधी इत्यादि। हालांकि मैथिली को 1961 में और 1971 की जनगणना में हिंदी में शामिल किया गया था। इसी तरीके से साथियों, हम देखते हैं कि भारत में संविधान की अनुसूची 8 में सभी सरकारी भाषाओं को रखा गया है। अभी भारत में 22 भाषाएं हैं जो कि 8वीं अनुसूची में उन्हें रखा गया है और ये 22 भाषाएं हम देख सकते हैं। उसमें असमी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, मणिपुरी, मैथिली, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संस्थाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू को रखा गया है। इन भाषाओं में हिंदी की व्याकरण संस्कृत एवं अन्य भाषाओं से ली गई है। भारत के कई समुदाय के लोग संविधान की 8वीं अनुसूची में अपनी भाषा को शामिल करने की मांग करते रहे हैं। जैसे कि आप देखे होंगे कि बीच बीच में भोजपुरी को इन 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग चलती रही है। साथियों, जो भाषा आधारित पहचान है, हम देखते हैं कि भारत जैसे विविध जो बहुसांस्कृतिक देश है, इसकी प्रमुख चुनौती ये है कि जो स्कूल के बच्चे हैं, उन स्कूल के बच्चों को कौन कौन सी भाषाएं सिखाई जाए, और ये एक बड़ा गंभीर मसला रहा है। इसीलिए त्रिभाषा फार्मूला को अपनाने की बात की जाती है। त्रिभाषा सूत्र के अनुसार जो फार्मूला है, उसको लागू होने को भारत के नीति निर्माताओं ने एक अच्छी योजना माना था। त्रिभाषा फार्मूला के अनुसार सभी बच्चों को 8वीं तक 3 भाषाएं सीखनी होगी। हिंदी और अंग्रेजी के अलावा किसी एक आधुनिक भारतीय भाषा भी सीखनी होगी। हिंदी भाषी क्षेत्रों में आधुनिक भाषा मुख्य रूप से दक्षिण भारत में बोली जाने वाली भाषा होगी। दक्षिण भारत के राज्यों में जिन 3 भाषाओं को सिखाया जाएगा, उनमें हिंदी, अंग्रेजी के अलावा एक उनकी अपनी क्षेत्रीय भाषा होगी। क्योंकि भाषा एक राज्य का विषय है और किन भाषाओं को त्रिभाषा फार्मूला में शामिल किया जाएगा, यह राज्य के अधिकार में आता है। और 3 भाषाओं के फार्मूले को पहली बार जो पेश करने का काम है, वो 1950 में केंद्रीय शिक्षा बोर्ड की बैठक में लिया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 से 1966 में, हम जिसे कोठारी आयोग के नाम से जानते हैं, उनकी सिफारिश के आधार पर 1968 में इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शामिल किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में यह सुझाव दिया गया कि 5वीं तक का जो शिक्षा है का वो माध्यम होना चाहिए, मातृभाषा होना चाहिए, और जहाँ तक संभव हो उसमें से बच्चों को ये कोशिश की जानी चाहिए कि मातृभाषा, गृह भाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में ही 8वीं तक की पढ़ाई की जा सके। त्रिभाषा फार्मूले को अलग अलग तरह से राज्यों में लागू किया गया। किसी राज्य ने 3 तो किसी राज्य ने 4 भाषा फार्मूला को अपनाया। साथियों, भारत में भाषाई समूह है, तो भारत में पहचान के आधार पर भाषा का महत्व 20वीं सदी के शुरुआत में पहचाना गया, जब कांग्रेस ने भाषाई आधार पर खुद को संगठित किया। लेकिन आज़ादी के बाद कांग्रेस ने भाषाई आधार पर राज्यों को संगठित करने में अनिच्छा जताई, जबकि राज्य पुनर्गठन आयोग ने राज्यों को भाषाई आधार पर संगठित करने की सिफारिश की। और हम सब जानते हैं कि किस तरीके से आंध्र प्रदेश का गठन गांधीवादी श्री रामल्लू की मौत के बाद से हुआ था, और 1953 में तब के मद्रास राज्य में से तेलुगु राज्य के गठन के लिए उन्होंने अपनी भूख हड़ताल की थी। यह उनकी प्रमुख मांग थी। कई राज्यों में ऐसे वर्ग हैं जो ऐसी भाषा बोलते हैं जो राज्यों में अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा से भिन्न होती है। उन्हें भाषाई अल्पसंख्यक कहा जाता है। 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, लेकिन इसने भी भाषा के सवाल को हल नहीं किया। इसने कई राज्यों में
भाषा के आधार पर टकराव को बढ़ावा दिया। भारत में कई अवसरों पर भाषा एक प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बन गया। साथियों, भाषा के आधार पर राज्यों की जो राजनीति है वो बहुत सारे कारकों से प्रभावित होती है। भाषाई अल्पसंख्यकों की स्वयं एवं भाषाई बहुसंख्यकों की समझ, भाषाई बहुसंख्यकों की भाषाई अल्पसंख्यकों की समझ और भाषाई बहुसंख्यक का भाषाई अल्पसंख्यक की तरह नजरिया, ये तमाम सारे कारक हैं। कई राज्यों में भाषाई बहुसंख्यकों की मांग है कि अन्य भाषाई समूह उनकी भाषा की प्रमुखता को स्वीकार करें और यो उसे आधिकारिक भाषा भी स्वीकार करें। कई भाषाई समूह आधिकारिक रूप से भाषा की मान्यता की मांग करते हैं तथा इसे 8वीं सूची में शामिल करके उसे आधिकारिक भाषा की मान्यता की मांग करते हैं। ऐसी मांग आमतौर पर भाषाई समूहों द्वारा अन्य मांगों के साथ की जाती है, जिनमें आर्थिक विकास, रोजगार, राजनीतिक स्वायत्तता तथा उनकी अपनी सांस्कृतिक पहचान या उसका संरक्षण शामिल है। साथियों, इसको समझने के लिए हमें पूर्वोत्तर पर गौर करना पड़ेगा। पूर्वोत्तर भारत में राज्यों में कई भाषाई समूह हैं। इन राज्यों में भाषाई समूह आमतौर पर निर्जातीय समूहों से जुड़े हो सकते हैं। निर्जातीय समूह दो समुदायों से संबंधित हैं। वे समुदाय जो कि स्वदेशी हैं, जो राज्य से बाहर नहीं गए हैं और जो सदियों से अपने क्षेत्रों में रह रहे हैं। दूसरे वो हैं जो रोजगार की तलाश में अन्य क्षेत्रों से पलायन कर वहां बस गए हैं। दोनों, चाहे वो देशज और प्रवासी समूह की जो है, उनकी जो भाषाई समूह में बट गए हैं। एक वो लोग जो देशज हैं, देसी हैं, जो कहीं बाहर नहीं गए, पलायन किए, और वो जो प्रवासी हैं, जो बाहर से आकर के बसे हुए हैं। इस आधार पर हम देखते हैं कि पूर्वोत्तर राज्यों में भाषाई अल्पसंख्यक समूह बहुत मौजूद हैं और असम की राजनीति हम देखते हैं कि भाषाई अल्पसंख्यकों के राजनीति से जुड़ी हुई है। साथियों, दक्षिण भारत में भी हम देखते हैं कि भाषा के आधार पर अक्सर राजनीति चलती रहती है। दक्षिण भारत के राज्यों जैसे कि तमिलनाडु और कर्नाटक में हम देखते हैं 1992 में भाषा के आधार पर तमाम हिंसक घटनाएं घटी और इन दोनों राज्यों के बीच हिंसक घटना का कारण था कावेरी नदी के बंटवारे का मामला। कर्नाटक में कन्नड़ी भाषा लोगों ने तमिल भाषी लोगों को निशाना बनाया, उनकी संपत्ति और जान माल की भारी क्षति की। कर्नाटक में तमिल भाषी अल्पसंख्यकों ने उनकी भाषा और संपत्ति की रक्षा के लिए उचित कदम उठाने की मांग की। पाल ब्रास जैसे विद्वानों का मानना है कि राज्य सरकारों ने अल्पसंख्यक भाषा के खिलाफ भेदभावकारी नीतियों को लागू किया और केंद्र सरकार ने उनका संरक्षण भी नहीं किया। उर्दू और मैथिली भाषा जो कि उत्तर बिहार में बोली जाती है, उनके प्रति केंद्र सरकार का रवैया कुछ इसी तरीके का हम उदाहरण देखते हैं। साथियों, इसी तरीके से भारत में तमाम सारे निर्जातीय समूह हैं। जैसे कि हमने पहले चर्चा की, निर्जातीय समूहों को कुछ चिन्हों द्वारा पहचाना जा सकता है जो निर्जातीय राजनीति विश्लेषण पर आधारित है। जैसे कि हम देखते हैं कुछ विद्वान समूहों को एकल विशेषता के आधार पर पहचानते हैं, जैसे भाषा, जाति या धर्म। लेकिन दूसरे कई विद्वान हैं जो निर्जातीय समूह को कई कारकों के आधार पर पहचानते हैं, जिसमें भाषा, जाति, नस्ल, संस्कृति, परंपरा, धर्म इत्यादि शामिल है। भारत में निर्जातीय समूहों की संख्या, सही संख्या का पता लगाना बहुत मुश्किल है। हालांकि हम उन्हें अलग अलग कसौटी के आधार पर पहचान सकते हैं, जैसे कि सामाजिक, भाषाई, संस्कृति आधार पर। निर्जातीय समूहों की राजनीति सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और स्वायत्तता एवं आर्थिक अवसरों पर के विकास पर घूमती रहती है। इन मुद्दों की भूमिकाओं की सीमा अलग अलग मौकों में भिन्न भिन्न होती है। कभी कभी भाषा, धर्म या क्षेत्रीय स्वायत्तता या विकास निर्जात समूहों की राजनीति, वहीं दूसरी तरफ राज्य स्वायत्तता की मांग या राज्य के भीतर अलग अलग राज्य बनाने की मांग भी राजनीतिक मुद्दा बन जाता है। राजनीति में इन कारकों का सापेक्ष प्रभाव राजनीतिक संदर्भ, राजनीतिक नेताओं या गैर पार्टी संगठनों द्वारा लामबंदी पर निर्भर करता है। साथियों, जैसा कि निर्जाति राजनीति में विभिन्न निर्जाति समूह शामिल हैं, उन परस्पर हित विरोधी दावे होते हैं, कभी कभी निर्जातियों के बीच हिंसा पैदा करते हैं, राज्य मशीनरी और निर्जातीय समूहों के बीच हिंसा को बढ़ावा देते हैं।
पहचान बनाने पर साहित्य में एक ये प्रासंगिक है, यानी पहचान प्राकृतिक या विरासत। एक दृष्टिकोण का तर्क यह है कि निर्जाति में अभिवर्ग द्वारा इस दृष्टिकोण का इसका मतलब है कि राजनीतिक अभिजात का निर्माण है और नीति में उपयोग करता है। एक कन की निर्जाति प्राकृतिक या मौलिक है, इसका मतलब विभिन्न रीति समूहों के बीच मतभेद स्वाभाविक है, इनका निर्माण नहीं हुआ है। भारत में क्षेत्रीय स्तर पर निर्जातीय समूह तमाम सारे निर्जातीय समूह, जैसा कि पहले बताया गया, भारतीय संदर्भ में निर्जातीय पहचान कई कारकों पर आधारित है, जैसे रीति रिवाज, संस्कृति, भाषा, धर्म, इतिहास। भाषाई पहचान के विपरीत जाति या सांप्रदायिक पहचान एक ही विशेषता पर आधारित है, क्योंकि निर्जातीय पहचान रिश्तों के बारे में है। एक निर्जातीय राजनीति दूसरे निर्जातीय समूह के आलोक में बनती है, फिर निर्जातीय राजनीति बहुत तक करती है। भारत के सभी राज्यों में कई निर्जातीय समूह हैं। उन राज्यों में जहां आत्मनिर्णय के लिए आंदोलन हुए, स्वायत्त आंदोलन, अलगाववादी आंदोलन हुए या राजनीतिक आंदोलन हुए, वहीं पर निर्जातीय राजनीति महत्वपूर्ण होती है। कभी कभी निर्जातीय राजनीति विभिन्न निर्जातीय समूहों के बीच हिंसा की ओर ले जाती है। खासतौर से पंजाब और जम्मू कश्मीर आप देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर में अभी केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को उसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया। उसमें निर्जातीय राजनीति के ऐसे उदाहरण मिल सकते हैं। अतुल कोहली की एक किताब लामबंदी बहुसांस्कृतिक लोकतंत्र में देखा जाता है। भारत में 3 निर्जातीय आंदोलनों का उदाहरण, एक तमिलनाडु में तमिल आंदोलन जो 1950 और 60 के दशक में उभरा था, और 1980 के दशक में तथा 1990 के दशक में उन्होंने चर्चा की है जम्मू कश्मीर में मुस्लिम आंदोलन की। इसी तरीके से ये आंदोलन क्या है, इनका नेचर ऐसा है कि ये समय समय पर अपने चरम पे पहुंच जाते हैं और फिर लगातार जारी रहते हैं और फिर आखिर में ये पतन की ओर चले जाते हैं। ये जो आत्मनिर्णय आंदोलन है या इसमें निर्जातीय संगठन की ये मात्रा, जो यात्रा है, पूरी जर्नी है आंदोलन की, उसको अतुल कोहली ने यू टर्न के रूप में दिखाया है कि जैसे यू टर्न, यानी कि एक तरफ तो ये बहुत तेज गति से आगे बढ़ा, फिर स्थिरता आई और फिर ये पतन की तरफ बढ़ता है। भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में 2 प्रकार के निर्जातीय समूह हैं। वे लोग जो सदियों से रह रहे हैं तथा दूसरे वे लोग जो पलायन करके आकर बसे हैं, जैसा हमने पहले चर्चा किया। है कारण है कि कौन देशज प्रकृति का वास पूर्वोत्तर में उदाहरण है, और नागालैंड में कुकी संत आप देख सकते हैं, जो आमतौर पर परस्पर विरोध, एक समान लक्ष्य से एक दूसरे उनके भीतर मतभेद, छोटे निर्जाति उनका आरोप रहता है प्राप्ति का, बड़े निर्जातीय समूह हैं उनके साथ ठीक से व्यवहार नहीं करते। इसलिए आप देखते होंगे कि असम में जो बोडो आंदोलन है वो काफी समय तक ये चलता रहा और जिसका नेतृत्व ऑल असम स्टूडेंट यूनियन ने किया था। इसी तरीके से हम देखते हैं कि जो असम जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसे तमाम तरीके के जो निर्जातीय समूह हैं, जिसमें कि आप देखते हैं कि बंगाली, नेपाली, बिहारी, राजस्थानी और मारवाड़ी लोग जो बाहर से जाकर के बसे हैं, इनका इंटरेस्ट अलग होता है और जो वहाँ की देशज जो निर्जाता है। साथियों, हम देखते हैं कि पहचान व्यवस्था आदि लोकतांत्रिक देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और लोगों के एक समूह के एहसास है कि वे समूह पहचान
गठन में ये जो सामान्य विशेषताएं वो साक्ष्य करते हैं, साझा करते हैं। समूह पहचान गठन कई कारकों के आधार पर हो सकता है और इन कारकों की हमने पहचान की। एक बहुसांस्कृतिक बहुविध देश में इनका होना जायज़ है और यह लोकतंत्र के लिए ये बहुत ही सुकर है। बस इसमें देखना चाहिए, इसमें तनाव का कोई कारण ना बने। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।